नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है स्वतंत्रता। एक राजनीति सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में स्वतंत्रता एक ऐसा विषय है जो लगातार विवादों से घिरा रहा है। विवादों से घिरे होने का कारण यह है कि स्वतंत्रता को लोग अलग-अलग तरीक़ों से परिभाषित करते हैं। यह बात हर राजनीतिक अवधारणा के बारे में सच है, लेकिन स्वतंत्रता इस मायने में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज जो एक लोकतांत्रिक विश्व में हम रह रहे हैं या अपने लोकतांत्रिक समाज, लोकतांत्रिक देश की हम बात करें, तो यहाँ हर मुद्दे पर यह बात सामने आती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा क्या होनी चाहिए। व्यक्ति किस सीमा तक अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है? क्या सोशल मीडिया पर उसे कुछ भी लिखने का अधिकार है? क्या वह किसी को किसी सीमा तक उसकी आलोचना कर सकता है? क्या एक ग्रामीण समाज में रहने वाली या एक शहरी समाज में रहने वाली लड़की को अपनी मर्जी के हिसाब से अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता है? समाज और समूह किस सीमा तक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमा लगा सकते हैं? किस सीमा तक उसे रोक सकते हैं? किस सीमा तक वह इन समूहों से, एक व्यक्ति इन समूहों से आगे जाने की चेष्टा कर सकता है, कोशिश कर सकता है? ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका सामना हम अपने रोज़-रोज़ के जीवन में करते हैं। इस लिहाज से स्वतंत्रता के बारे में जानना और समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर एक अवधारणा के रूप में, एक कॉन्सेप्ट के रूप में स्वतंत्रता की विकास की शुरुआत कैसे हुई? प्राचीन दौर में स्वतंत्रता को कैसे देखा गया? आधुनिक दौर में स्वतंत्रता से संबंधित अलग-अलग तरह के वाद-विवाद क्या हैं? ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम आज इस चर्चा में बातचीत करेंगे। जो इस पूरी चर्चा का या जो व्याख्यान है, उसका जो स्वरूप है, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में बातचीत करेंगे और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम हॉब्स, लॉक और क्लासिकल उदारवादी धारणा में स्वतंत्रता के विकास की बात करेंगे। आधुनिक उदारवाद में स्वतंत्रता को किस रूप में देखा गया, इसके बारे में बातचीत करेंगे। इस संदर्भ में रूसो के विचार को समझेंगे, मार्क्स ने इसके बारे में क्या दृष्टिकोण रखा और जॉन स्टुअर्ट मिल तथा सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित जो वाद-विवाद है और उनके जो विचार हैं, उसके बारे में हम एक समझ बनाने का प्रयास करेंगे। और यह समझ इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसका जिक्र मैं कुछ देर पहले कर रहा था, उसके संदर्भ में मिल का विचार बहुत ही प्रासंगिक माना जाता है या वो बहुत ही प्रासंगिक है। इसके बाद हम इज़ाया बर्लिन के नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारों पर को देखेंगे और फिर हम टेलर ने जिस तरीके से नकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना की है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और आखिर में हम हाल फिलहाल के दौर में जिस तरीके के मुद्दे राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता को लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है स्वतंत्रता के बारे में। उन्होंने यह कहा कि प्राचीन और आधुनिक स्वतंत्रता के बीच में अंतर किया जा सकता है। प्राचीन दौर में स्वतंत्रता को नागरिकता के साथ जोड़ा गया, अर्थात इसे आम सभा और सार्वजनिक निर्णयों के निर्माण से जोड़ा गया। वहीं आधुनिक दौर में स्वतंत्रता को निजी अधिकारों की प्राप्ति और उनकी सुरक्षा के रूप में देखा गया है। हालांकि हम इस विभाजन को पूरी तरह से सही नहीं मान सकते हैं, लेकिन अगर हम अरस्तु और प्लेटो के लेखन पर ध्यान दें तो कुछ हद तक यह बात सामने आती है कि वहाँ जिस अर्थ में स्वतंत्रता की बात कही गई है, वह स्वतंत्रता काफ़ी हद तक आधुनिक अर्थ में मौजूद स्वतंत्रता से अलग है। मिसाल के तौर पर प्लेटो जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं, उनके लेखन में जिस अर्थ में हम स्वतंत्रता को ढूंढ सकते हैं, वह इस बात से जुड़ी हुई है कि क्या कोई व्यक्ति इस बात पे उसे यह स्वतंत्रता है या नहीं है कि वह स्वाभाविक रूप से अपनी जो उसके आत्मा का जो प्रमुख तत्व है, उसे वो हासिल कर पा रहा है और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार पा रहा है या नहीं। तो मिसाल के तौर पर प्लेटो ने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आत्मा होती है, उसमें 3 तरह के तत्व होते हैं। तृष्णा होती है, साहस होता है और चिंतन या विवेक की प्रवृत्ति होती है, और वो शिक्षा के द्वारा इसे हासिल कर सकता है। तो शिक्षा में वो हर किसी को ये स्वतंत्रता देते हैं कि वो शिक्षा हासिल करे, उसके बाद अपनी आत्मा के जो उसका प्रमुख गुण होगा, जिसे उसे शिक्षा के माध्यम से वो पा सकता है, उसके हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी को गुजारे। तो यहाँ पर ऐसी स्वतंत्रता नहीं है जिसकी कल्पना हम आधुनिक दौर में करते हैं, यानी एक व्यक्ति समाज में अपनी स्थितियों पे सवाल खड़ा कर सकता है, अपने जीवन के लक्ष्यों को दोहरा सकता है, बल्कि एक
दूसरे अर्थ में आज़ादी मौजूद है, जहां वो अपने जो उसका पूरा व्यक्तित्व भरकर सामने आता है उसमें वो जीवन गुजार सकता है। अरस्तु उसी तरीके से नागरिक के रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तो वह निर्णय निर्माण में भागीदारी कर सकता है, वह हर तरह के प्रश्न उठा सकता है, वह अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त कर सकता है और इस मामले में उसे पूरी की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन जो बेंजामिन कॉन्स्टेंट हैं उनके विचारों में अगर हम आधुनिक दौर में ले जाएं तो निश्चित रूप से आधुनिक दौर में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके निजी जीवन से जुड़ी स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है। लेकिन मुख्य रूप से हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह सिर्फ यहीं तक सीमित है। लोग अब राजनीतिक मामलों में भागीदारी पर भी जोर दे रहे हैं और हम जानते हैं कि आधुनिक दौर में जिस सीमा तक लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, वह संघर्ष सिर्फ अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं था, बल्कि वह संघर्ष एक समूह के रूप में अपने निर्णय को हम कैसे करें, अपने जीवन को हम कैसे गुजारना चाहते हैं, ये सब कुछ तय करने के लिए भी संघर्ष था। भारत की आज़ादी का संघर्ष इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इस लिहाज से बेंजामिन कॉन्स्टेंट का ये जो विभाजन है वो एक अर्थ में एक अंतर्दृष्टि, एक इंसाइट हमें देता है कि हम कैसे प्राचीन दौर की और वर्तमान दौर की, यानी कि प्राचीन काल की और आधुनिक काल की स्वतंत्रता को समझ सकते हैं। लेकिन हम पूरी तरीके से इस विभाजन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर हम मध्य युग में देखें तो मध्य युग में स्वतंत्रता जैसी कोई खास अवधारणा थी नहीं, खासतौर पर उस अर्थ में जिस अर्थ में इसे हम आज समझते हैं। व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से चर्च पर निर्भर था, चर्च के आदेशों के हिसाब से वो काम करता था। सामंतवाद के भीतर जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा भूदास के रूप में था, वो पूरी तरीके से सामंतों की मर्जी पर निर्भर था। तो इस लिहाज से यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता जिसे हम आज समझते हैं एक खास अर्थ में, उस खास अर्थ में स्वतंत्रता एक आधुनिक परिघटना है। आधुनिकता के उभार के साथ स्वतंत्रता का उदय हुआ और विशेष रूप से हम यह कह सकते हैं कि उदारवाद के साथ इसका एक जुड़ाव रहा है। अगर हम सामाजिक समझौता सिद्धांतकारों में हॉब्स की बात करें, जिन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन में सामाजिक समझौता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, और उसके बाद लॉक और रूसो को भी हम इसी श्रेणी में रख सकते हैं, तो लेवियाथन में सामाजिक समझौते के सिद्धांत में वो एक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करते हैं। यानी कि अगर कोई सामाजिक समझौता सिद्धांतकार है तो वह एक काल्पनिक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करता है। प्राकृतिक अवस्था में कुछ समस्याएं होती हैं जिसके कारण से व्यक्ति समझौता करके राज्य का निर्माण करते हैं। तो हॉब्स जिस काल्पनिक प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं उसमें व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में होता है जहां पर हर व्यक्ति के पास कुछ खास तरह की शक्तियां होती हैं और उन शक्तियों में समानता होती है। समानता इस अर्थ में होती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा शारीरिक शक्ति है तो दूसरे व्यक्ति के पास ज़्यादा बौद्धिक शक्ति हो सकती है। लेकिन इस स्थिति में हर व्यक्ति एक भय के माहौल में जीता है और जो हॉब्स हैं वो यहीं पर एक नकारात्मक स्वतंत्रता के विचार को लेकर सामने आते हैं। अर्थात यह एक ऐसा दायरा होता है जहां कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता है। तो एक ऐसा एक दायरा जहां पर किसी तरह का कोई रोक टोक ना हो, व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। इस अर्थ में एक स्वतंत्रता का विचार या नकारात्मक अर्थ में स्वतंत्रता का विचार हॉब्स प्रस्तुत करते हैं। अगर हम दूसरे क्लासिकल उदारवादियों के पास जाएं हॉब्स के विचारों को समझने के बाद, तो ये जो क्लासिकल उदारवादी हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति अपने आप में स्वायत्त होता है, वह अपने शुभ जीवन के बारे में कल्पना कर सकता है, उसे किसी सामाजिक परंपरा या किसी चर्च के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। और इन लोगों ने खास तौर पर आर्थिक मामलों में व्यक्ति की स्वायत्तता पर बल दिया और कहा कि व्यक्ति जिस चीज़ को सही समझता है वह उस चीज़ को करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य को, समाज को, चर्च को यह कोई अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति की गतिविधियों में किसी प्रकार का रोक टोक लगाए। अगर हम एडम स्मिथ की बात करें तो एडम स्मिथ ने एक इनविजिबल हैंड का पूरा कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर इतनी तर्क बुद्धि होती है, इतना विवेक होता है कि वो स्वाभाविक रूप से उनकी गतिविधियां संचालित होने लगती हैं, उसमें किसी तरह के बाहरी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं होती है। जॉन लॉक ने जिन्हें हम काफ़ी हद तक उदारवाद को सबसे आगे बढ़ाने वाले मजबूत विचारक के रूप में देख सकते हैं,
और जो खुद सामाजिक समझौता सिद्धांतकार थे, उन्होंने भी यह बात कही कि जो व्यक्ति होता है उसके पास अपना विवेक होता है, और उन्होंने यह कहा कि व्यक्ति के पास अपने जीवन की स्वतंत्रता होती है, संपत्ति की स्वतंत्रता होती है। जीवन का अधिकार, संपत्ति एक अधिकारों के रूप में उन्होंने उसका व्यक्त किया, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार। तो जीवन का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है और स्वतंत्रता का जो अधिकार है, लॉक यह कहते हैं कि जब सामाजिक समझौता हो जाता है, जब राज्य बन जाता है, संप्रभु बन जाता है, तब भी वह इन अधिकारों को नहीं छीन सकता है। यानी कि जो व्यक्ति के पास अपनी स्वतंत्रता होती है, कुछ खास तरह की स्वतंत्रताएं, संपत्ति अर्जित करने का जो उसका अधिकार होता है और उसका जो जीवन का अधिकार होता है, उसे राज्य नहीं छीन सकता है। यहाँ यद्यपि इस विषय पर हमें बहुत विस्तार से जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इस ओर सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ कि जॉन लॉक का जो विचार है उसमें एक तरीके से उन्होंने संपत्ति के अधिकारों को सबसे ज़्यादा वरीयता दी, और उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति को यह एक तरीके से अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति अर्जित कर सकता है। और उनके विचारों को हम पूंजीवाद के एक जस्टिफिकेशन के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि वो यह बोलते हैं कि व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में जिस भी वस्तु में अपने श्रम को मिलाता है वह वस्तु उसकी संपत्ति हो जाती है। शर्त यह है कि वह दूसरों के लिए भी उतनी ही अच्छी वस्तु छोड़ दे। लेकिन उसके बाद फिर वह कहते हैं कि यदि वह अनडिस्ट्रॉयबल मोड में, नष्ट ना होने वाले वस्तु के रूप में संपत्ति अर्जित करता है, तो वह जितनी चाहे उतनी संपत्ति अर्जित कर सकता है, यानी कि वह रुपए पैसे के रूप में संपत्ति रख सकता है। तो आखिरकार जाकर वो यह भी कहते हैं कि व्यक्ति चाहे तो अपने श्रम को बेच सकता है काफ़ी स्वतंत्रता पूर्वक, बशर्ते उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना की गई हो। तो एक तरीके से जो लॉक हैं वो पूरा आधार तैयार करते हैं कि किस तरीके से एक पूंजीवादी व्यवस्था को सही साबित किया जा सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वायत्तता, उसके विचारों के व्यक्त करने की स्वायत्तता के साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियों को चलाने की स्वायत्तता, यह जो पूरी स्वायत्तता या स्वतंत्रता है वह क्लासिकल उदारवाद के मूल में रही है। जो दूसरे आधुनिक उदारवादी हैं, उन्होंने क्लासिकल उदारवाद के इस विचारों पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि आर्थिक गतिविधियों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और एक न्यूनतम राज्य होना चाहिए। इनका यह कहना था कि व्यक्ति स्वतंत्र होता है, लेकिन चूँकि अगर हम एक खुली व्यवस्था छोड़ देते हैं तो कुछ व्यक्तियों के पास ज़्यादा संपत्ति हो जाती है और दूसरे बहुत सारे व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करने में समर्थ नहीं रह पाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि राज्य हस्तक्षेप करे और वह व्यक्तियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करे जिसमें सभी व्यक्ति वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएं। यानी कि एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सामने आ सकती है, ऐसा राज्य जो कि स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए और लोगों की कुछ कुछ स्वतंत्रताओं को बाधित करे, लेकिन इसलिए ताकि सभी लोग व्यापक अर्थों में स्वतंत्र हो पाएं। जॉन स्टुअर्ट मिल और ग्रीन इस तरीके के विचारक हैं जिन्होंने आधुनिक उदारवाद के हिसाब से अपने विचारों को रखा। हम जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों पर फिर से आएंगे और इस बात को देखेंगे कि कैसे ये जो राज्य की हस्तक्षेपकारी भूमिका है वह एक सकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत की ओर ले जाने का प्रयास है। लेकिन इसके पहले हम रूसो के बारे में बात करते हैं। रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा प्रस्तुत की ताकि व्यक्ति वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता का लाभ उठा पाए। अब सामान्य इच्छा से रूसो का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम सब के भीतर एक लोअर सेल्फ, एक निम्नतर आत्म होता है और एक उच्चतर आत्म होता है। निम्नतर आत्म वह होता है जो हमें छोटे छोटे लाभों के आधार पर काम करने के लिए कहता है, और उच्चतर आत्म वो होता है जो उदात्त भाव से सोचता है और जो यह बताता है कि वास्तव में सही चीज़ क्या है। और रूसो यह कहते हैं कि असल में जो उच्चतर आत्म होता है वही हमें सामान्य इच्छा की ओर ले जाता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो सामान्य इच्छा होती है ना तो वो बहुमत की इच्छा होती है, ना तो वो अल्पमत की इच्छा होती है, ना तो वो सभी लोगों की इच्छा होती है। असल में वह एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर रूसो ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसे यह लग सकता है कि सिगरेट पर पाबंदी लगाना बुरी चीज़ है, क्योंकि वो उस समय अपने निम्नतर आत्म से सोच रहा है। लेकिन अगर वो खुद को इन सारी परिस्थिति से अलग कर दे तो यह इस बात की पूरी संभावना है कि वह सिगरेट या ऐसी किसी भी नुकसानदायक चीज़ पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करेगा,
क्योंकि वह उस समय अपने उच्च आत्म के हिसाब से सोच रहा होता है। तो यही उच्च आत्म सामान्य इच्छा के रूप में अव्यक्त होता है। निश्चित रूप से सामान्य इच्छा को परिभाषित करना अपने आप में एक कठिन काम है, लेकिन रूसो ने इस बात पर जोर दिया कि अगर व्यक्ति सामान्य इच्छा के हिसाब से काम करेगा तो वह वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र होगा, और अगर कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा के हिसाब से काम नहीं करना चाहता है तो उसे स्वतंत्र करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। हमें ये जो रूसो की पूरी अवधारणा है उस पर काफ़ी अच्छी समझ बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें देखेंगे कि बाद में जब इज़ाया बर्लिन सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो वह भी बार बार रूसो की इस अवधारणा की तरफ जाएंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है। इस अर्थ में ये जो रूसो का पूरा सिद्धांत है वह समकालीन परिचर्चा में भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आगे हम इस बिंदु पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता को नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में देखने की एक लंबी परंपरा रही है। हम राजनीतिक सिद्धांतकारों के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को नकारात्मक या सकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में डालकर विचार कर सकते हैं। मोटे तौर पर व्यक्तियों की गतिविधियों में राज्य या किसी अन्य बाहरी सत्ता के हस्तक्षेप का विरोध करने वाले चिंतकों को नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक माना जा सकता है, तथा व्यक्तियों के जीवन में राज्य की मददकारी भूमिका को स्वीकारने वाले चिंतकों को सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक माना जा सकता है। हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम, हेनरी सिजविक, हर्बर्ट स्पेंसर, जेस मिल, हायक तथा क्लासिकल और नॉन क्लासिकल उदारवादियों को नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक माना जा सकता है। वहीं रूसो, हेगेल, कांट और मार्क्स को सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक माना जा सकता है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले स्वतंत्रता के बारे में मार्क्स के विचारों पर एक नज़र डालना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्क्स इसी दौर में हुई जब जेस मिल का जो दौर था उसी के आसपास कार्ल मार्क्स का भी दौर था, और कार्ल मार्क्स ने जो उदारवादी स्वतंत्रता थी उसकी तीखी आलोचना की, और असल में उन्होंने सिर्फ इसे एक दिखावा की संज्ञा दी, और उन्होंने कहा कि ये जो पूरी समानता की बात है, जिस समानता में ये जो पूरी स्वतंत्रता की बात है, और जिस स्वतंत्रता में व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह चाहे तो किसी व्यक्ति के लिए काम कर सकता है, किसी कंपनी के लिए काम कर सकता है, और चाहे तो इसे इनकार कर सकता है। और यह स्थिति, जैसा कि उदारवादियों ने दावा किया था, सामंतवाद से अलग थी, जहां पर व्यक्ति को सामंत के लिए मजबूरी में काम करना ही पड़ता था। लेकिन कार्ल मार्क्स ने उदारवाद के इस दावे की आलोचना की, और उन्होंने यह कहा कि अगर ऊपरी तौर पर हम यह मान लें कि वास्तव में व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होती है कि वह उदारवाद के भीतर अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकता है या काम करने के लिए मना कर सकता है, तो अगर हम और गहराई में जाएंगे तो ये जो पूरी ऊपर की तस्वीर है उसकी वास्तविक पूरी दृश्य को हम देख सकते हैं। और उसका वास्तविक दृश्य यह है मार्क्स के अनुसार कि असल में व्यक्ति के पास यह स्वतंत्रता नहीं होती है कि वह यह चुनाव करे कि वह कोई काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। मिसाल के तौर पर अगर एक मजदूर है तो उसे मार्क्स के अनुसार अपने परिवार को पालने के लिए मजबूरन काम करना ही पड़ता है। मार्क्स इससे 4 कदम आगे जाते हैं और वो यह बताने की कोशिश करते हैं कि उदारवाद के भीतर, जो कि पूंजीवाद को एक औचित्य प्रदान करने का काम करता है, मजदूर या व्यक्ति जिसमें पूंजीपति भी शामिल है पूरी तरीके से अलगाव का या एलिनेशन का शिकार हो जाते हैं, और वो अपनी स्वतंत्रता तो बहुत दूर की बात है, जो उनकी उनका अपनी पहचान, अपना एक आत्म होता है, उसको भी वो भूल जाते हैं। और यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि मार्क्स ये मानते हैं कि पूंजीवाद के भीतर जो पूंजीपति होता है वह भी अलगाव का शिकार होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मार्क्स के अनुसार कि जिस तरीके से मजदूर या श्रमिक या वर्कर अपने परिवार का गुजारा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है और अलगाव का शिकार हो जाता है, उसी तरीके से पूंजीपति भी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अलगाव का शिकार हो जाता है। और मार्क्स यह मानते हैं कि एक मूल्य के रूप में स्वतंत्रता आकर्षक है, नागरिक स्वतंत्रताओं का विचार आकर्षक है, लेकिन पूंजीवाद के भीतर इसे हासिल नहीं किया जा सकता है, और उदारवाद पूंजीवाद के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है।
और हम जानते हैं कि मार्क्स ने इस रूप में एक क्रांति की बात की। क्रांति के बाद उन्होंने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही और समाजवाद की बात की, और समाजवाद में वो ये मानते हैं कि राज्य को कुछ सकारात्मक काम करने चाहिए जिससे कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन पर नियंत्रण स्थापित कर पाएँ, हर व्यक्ति को काम मिले और व्यक्ति जो भी काम करे उस काम के हिसाब से उनको वेतन मिलना चाहिए। लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता मार्क्स के हिसाब से तभी आएगी जब एक राज्य विहीन समाज बनेगा, जब एक साम्यवादी समाज बनेगा। इस साम्यवादी समाज में राज्य धीरे 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 करके खत्म हो जाएगा और व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वह अब जितनी क्षमता है, जितनी उसकी मर्जी है, उसके हिसाब से वो काम करेगा और बाकी समय में जीवन से जुड़े अन्य पहलुओं का भी वह आनंद लेगा। तो इस अर्थ में जो व्यक्ति का अलगाव जो उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था में होता है, वो साम्यवादी व्यवस्था में या साम्यवाद के आ जाने पर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और मार्क्स इसी रूप में स्वतंत्रता के पूरे विचार को प्रस्तुत करते हैं। वो यह कहते हैं कि एक साम्यवादी व्यवस्था में हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार से वेतन या जो भी संसाधन उसे चाहिए होगा उसे अदा किया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि उदारवाद में जिस रूप में स्वतंत्रता की परिकल्पना की गई और बाद में आगे भी यह परिकल्पना विविध रूपों में सामने आई, मार्क्स की अवधारणा उससे अलग जाती है और वह उदारवाद और पूंजीवाद की एक तीखी आलोचना प्रस्तुत करती है। हालांकि यह बार बार कहा जाता है और यह बात सच भी है कि व्यवहारिक स्तर पर जहाँ भी मार्क्सवाद को लागू करने की कोशिश की गई वहाँ पर स्वतंत्रता का दमन ही देखने को मिला। विशेष रूप से पूरी तरीके से जो क्रांति करके सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करने वाला मॉडल है, निश्चित रूप से जहाँ पर संसदीय राजनीति के माध्यम से मार्क्सवादी पार्टियों ने सत्ता संभाली वहाँ पर उन्होंने स्वतंत्रता को पर्याप्त सम्मान दिया, मसलन हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में जब मार्क्सवादी पार्टियों की सरकार बनी। बहरहाल ये एक अलग मुद्दा है और अभी हम मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान देना चाहेंगे कि जो मार्क्स हैं उन्होंने उदारवादी स्वतंत्रता की अवधारणा की तीखी आलोचना की और उन्होंने इसे एक राज्य विहीन साम्यवादी व्यवस्था से जोड़ा कि ऐसी व्यवस्था आने पर ही व्यक्ति वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए जेस मिल के विचारों में स्वतंत्रता की पूरी अवधारणा को देखेंगे, क्योंकि जेस मिल एक ऐसे सिद्धांतकार हैं जिनके विचारों में हम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों अर्थों में स्वतंत्रता को देख सकते हैं और उन दोनों के अलग अलग आयाम हैं। जेस मिल ने व्यक्ति को, जहाँ तक उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है, तो प्रत्येक व्यक्ति को असीम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी। असीम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, व्यक्ति को जो उसकी बोलने की आज़ादी है उसे नहीं छीना जाना चाहिए। अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जोरदार तरफदारी की। उनका ये कहना था कि अगर कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, बोलता है और भले ही पूरा समाज यानी कि 99% लोग और एक तरफ हों और वो एक अकेला व्यक्ति हो जो कोई बात कह रहा है, तब भी उस व्यक्ति को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी बातों को कह सके। और ऐसा कहना पूरे समाज के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि यह हो सकता है कि उस व्यक्ति की बातों में कोई ऐसी सच्चाई हो जिससे समाज अनभिज्ञ हो और वो व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से इस तरीके की सच्चाई को सामने ला दे। लेकिन यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति की बातों का कोई खास मतलब ना हो और अगर ऐसे में समाज के सामने अपनी बातों को रखता है और उसकी बातें अप्रासंगिक हैं, तो समय के साथ वो खुद ही पूरी तरीके से अप्रभावी होकर गायब हो जाएंगी। इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी में यह विचार व्यक्त किया कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की असीम आज़ादी होनी चाहिए। यद्यपि एक बहुत ही आकर्षक सूत्रीकरण है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इसकी एक गहन आलोचना की तरफ ध्यान दिलाऊंगा, फिर हम अपनी मिल की चर्चा को जारी रखेंगे। और वो सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक सीमा है मिल की इस पूरी अवधारणा की, वो ये है कि मिल ये कहते तो हैं कि असीम स्वतंत्रता की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन वैसी स्थिति में क्या किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति असीम स्वतंत्रता को नफरत भाषण के लिए या हेट स्पीच के लिए उपयोग करे। उस स्थिति में क्या किया जा सकता है जब लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए करें,
तो ये जितनी सरलता से और जितनी मजबूती से मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, असल में वास्तविक स्थिति उससे ज़्यादा जटिल है और इस पे और ज़्यादा गहराई से विचार करने की ज़रूरत होगी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को किस रूप में लागू किया जाना चाहिए। लेकिन इस बात में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि मिल ने बहुत ही मजबूती से इस बात को सामने रखा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण होती है और क्यों हर स्थिति में इसका बचाव किए जाने की आवश्यकता है। बहरहाल मिल इसके अलावा दो और तरह की गतिविधियों में व्यक्ति को संलिप्त देखते हैं, यानी कि वो व्यक्ति की गतिविधियों को और दो भागों में बांटते हैं। एक है सेल्फ रिगार्डिंग और दूसरा है अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग को हम आत्मपरक गतिविधि कह सकते हैं और अदर रिगार्डिंग को अन्य परक। अब ये जो आत्मपरक गतिविधि होती है मिल के हिसाब से, वह सीधे तौर पर व्यक्ति से जुड़ी होती है, उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। यानी एक व्यक्ति के रूप में मैं अपने घर में जाता हूँ और मैं कुछ भी बनाकर खाता हूँ, मैं टीवी पर कोई भी प्रोग्राम देखता हूँ या फिर कुछ भी पीता हूँ और मैं किसी और व्यक्ति को परेशानी नहीं दे रहा हूँ, तो निश्चित रूप से ये मेरी आत्मपरक स्वतंत्रता है। राज्य को, समाज को, मेरे आस पड़ोस को, किसी को भी इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी निजी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ। तो एक जो निजता का विचार है वह मिल के लेखन में मजबूती से उभर कर सामने आता है। अन्य परक या अदर रिगार्डिंग काम कौन से हैं? ये वैसे काम हैं जिनका सीधे तौर पर दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। तो मेरे पास एक गाड़ी है और मैं गाड़ी लेकर ज़ोर से हॉर्न बजाता हूँ, मेरे पास एक म्यूजिक सिस्टम है और मैं उससे बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने सुनता हूँ जिससे मेरे आस पड़ोस के लोगों को परेशानी होती है, तो निश्चित रूप से ये बहुत छोटे उदाहरण है, लेकिन निश्चित रूप से राज्य इसमें दखल दे सकता है, राज्य इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। और वह मिल कहते हैं कि अन्य परक जो गतिविधियाँ हैं वो उसमें राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यहाँ पर मिल की एक सीमा की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि असल में मिल जिस रूप में आत्मपरक और अन्य परक कामों का विभाजन करते हैं वह बहुत मजबूती से टिक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं जिन्हें मिल आत्मपरक तो कहते हैं, लेकिन वो आत्मपरक असल में होता नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने घर में बैठकर शराब पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ या कुछ ऐसी चीज़ों को खाता हूँ जो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो भले ही सीधे तौर पर इसका दूसरे लोगों के जीवन पर प्रभाव ना पड़े, लेकिन एक उस पूरे समाज के सदस्य के रूप में मैं अपने आप को दुर्बल कर रहा हूँ और इस रूप में समाज कमज़ोर हो रहा है और इस अर्थ में इसका दूसरे लोगों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो बहुत तरह की ऐसी गतिविधियां हैं जो कि असल में मिल जिसको आत्मपरक की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन उसका पूरा प्रभाव पड़ता है समाज के हर तबके पर। तो इस लिहाज से अन्य परक और आत्मपरक का जो ये विभाजन है वह बहुत मजबूती से टिक नहीं पाता है। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि यह विचार अपने आप में आकर्षक है कि असल में गतिविधियों का एक ऐसा दायरा होता है जो कि व्यक्ति के अपनी ज़िंदगी से जुड़ा होता है और उसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो एक जो निजता का अधिकार है वह मिल के विचारों से उभरकर सामने आता है। इसके अलावा मिल जो एक आधुनिक उदारवादी थे जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया, और उस रूप में वो ये कहते हैं कि राज्य को लोगों को इस अर्थ में समर्थ बनाना चाहिए कि वो अपनी स्वतंत्रता का वास्तविक रूप से उपयोग कर पाएँ, और इसलिए राज्य को लोगों की स्वतंत्रता में थोड़ी कटौती करनी चाहिए ताकि दूसरों की स्वतंत्रताएं बढ़ सकें। राज्य दूसरों पर थोड़ा कर लगाकर बाकी जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इस तरह की चीज़ों की व्यवस्था कर सकता है। तो वो एक सक्रिय राज्य या एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर जोर देते हैं। समकालीन समय में इज़ाया बर्लिन ने अपने लेखन में नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा पर नए सिरे से विचार किया और इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में कुछ मजबूत तर्क रखे। इज़ाया बर्लिन ने अपनी पुस्तक 4 Essays on Liberty, जो कि 1969 में प्रकाशित हुई थी, उसमें लिखे निबंध 2 Concepts of Liberty में स्वतंत्रता को नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजित किया। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वह यह है कि असल में जब मैं इस अध्याय में बातचीत कर रहा हूँ तो मैं स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। कई बार हम आज़ादी शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, और जो इज़ाया बर्लिन है वो यह बोलते हैं कि असल में स्वतंत्रता को और आज़ादी को वो एक सिनोनिम्स या पर्यायवाची शब्द के रूप में
प्रयोग कर रहे हैं। इज़ाया बर्लिन ने इस बात पर जोर दिया कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत है वह उसका दायरा इस प्रश्न के उत्तर से तय होता है कि मैं किस क्षेत्र का मालिक हूँ। बर्लिन के अनुसार यदि दूसरे मुझे वह काम करने से रोकते हैं जो मैं उनके न रोके जाने पर कर सकता था, तो मैं उस सीमा तक गैर आज़ाद हूँ। यदि इस क्षेत्र में दूसरे आदमियों का एक न्यूनतम सीमा से ज़्यादा दखल हो गया है, तो यह कहा जा सकता है कि मेरा दमन हो रहा है, या यह भी कहा जा सकता है कि मुझे दास बना लिया गया है। और जो नकारात्मक स्वतंत्रता की पूरी अवधारणा है बर्लिन की, वह दो पूर्व मान्यताओं या दो प्रिजम्पशंस पर आधारित हैं। पहला, हर व्यक्ति सबसे बेहतर तरीके से अपना हित जानता है, अर्थात व्यक्ति तर्क कर सकता है, उसमें विचार विमर्श करने और अपने लिए सही विकल्पों को चुनने की क्षमता होती है। तो जो एक उदारवाद की बुनियाद है कि व्यक्ति स्वायत्त होता है, वह अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने लक्ष्यों के बारे में सोच सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है और वह तय कर सकता है, वह नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के साथ भी वह चीज़ जुड़ी हुई है कि व्यक्ति एक स्वायत्त व्यक्ति होता है, तार्किक व्यक्ति होता है। दूसरा, राज्य की भूमिका बहुत सीमित होती है, अर्थात चूंकि हर व्यक्ति तार्किक करता होता है, इसलिए राज्य उसके लक्ष्यों के बारे में फैसला नहीं कर सकता। स्पष्ट रूप से जो बर्लिन है वह एक सीमित राज्य की भूमिका पर जोर देते हैं। यहाँ यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि बर्लिन जब नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वह व्यक्ति की आज़ादी में किसी बाहरी दखल के ना होने की बात करते हैं, अर्थात जिस सीमा तक मेरी गतिविधियों में कोई बाहरी व्यक्ति दखल नहीं दे रहा है, उस सीमा तक मैं नकारात्मक रूप से स्वतंत्र हूँ। और वो एक तार्किक व्यक्ति की बात कर रहे हैं और एक सीमित राज्य की बात कर रहे हैं। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है बर्लिन के इस नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा में, उसे समझने की ज़रूरत है। बर्लिन यह बोलते हैं कि यदि कोई किसी व्यक्ति में प्राकृतिक अक्षमता है या आर्थिक अक्षमता है और वह कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो वह व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि वह नकारात्मक रूप से आज़ाद नहीं है। मतलब अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं उड़ नहीं सकता हूँ पंछियों की तरह, और मैं ये सोचता हूँ कि काश मैं पंछियों की तरह आकाश में उड़ पाऊँ, तो मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि मैं नकारात्मक रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। और उसी तरीके से मान लीजिए कि मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ, शिमला जाना चाहता हूँ, शिमला जाते वक्त चट्टानें गिर जाती हैं, रास्ता बंद हो जाता है, तो मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि मैं नकारात्मक रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं उस स्थिति में नकारात्मक रूप से स्वतंत्र नहीं होऊंगा जब मैं यहाँ से अपने घर जाना चाहता हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति मुझे रास्ते में रोक दे और कहे कि तुम नहीं जा सकते हो। कोई व्यक्ति रोके, राज्य रोके, व्यक्तियों द्वारा या राज्य द्वारा बनाई गई व्यवस्था रोके। लेकिन अगर प्राकृतिक अक्षमता है, आसमान में उड़ नहीं सकते हैं, या प्राकृतिक कारण है, बारिश हो रही है, तब मैं बर्लिन के हिसाब से यह नहीं कह सकता हूँ कि मैं नकारात्मक रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। उसी तरीके से मान लीजिए कि आप एक अच्छी फिल्म देखने जाना चाहते हैं, लेकिन आप उस अच्छी फिल्म को देखने इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप सिनेमा का टिकट खरीद पाएँ। तब आप यह नहीं कह सकते हैं कि आप नकारात्मक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। कोई कानून यह नहीं कहता है कि आप फिल्म देखने नहीं जा सकते हैं। कानून के द्वारा आपको आज़ादी दी गई है और बाकी हर तरह से कोई रोक टोक नहीं है। कोई फिजिकली आपको बैठकर आपका हाथ पकड़कर नहीं कह रहा है कि तुम नहीं जा सकते हो। तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि वह नकारात्मक रूप से स्वतंत्र नहीं है। यानी कि प्राकृतिक अक्षमता और आर्थिक अक्षमता, ये दोनों ही नकारात्मक कानून का भाग नहीं माने जाएंगे, नकारात्मक स्वतंत्रता का भाग नहीं माने जाएंगे कि आप नकारात्मक रूप से स्वतंत्र हैं। यह दावा अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये दिखाना होगा कि राज्य के द्वारा, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा, समाज के किसी तत्व के द्वारा आपको कोई गतिविधि करने से रोकी जा रही है। तो इस अर्थ में वो नकारात्मक स्वतंत्रता की पूरी विचार को व्यक्त करते हैं। और इसी लिहाज से अगर हम बर्लिन की सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा की तरफ जाएं तो हम यह कह सकते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता की जो पूरी धारणा है वह व्यक्ति के खुद के अपना मालिक होने की इच्छा से उत्पन्न होती है।
अर्थात जब व्यक्ति वास्तविक अर्थों में वह काम कर पाता है जो वह करना चाहता है, तो वह सकारात्मक रूप से स्वतंत्र होता है। लेकिन जो सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा है, इज़ाया बर्लिन उसे रूसो की उच्च आत्म और निम्न आत्म की अवधारणा से भी जोड़ते हैं। पीछे हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है। उच्च आत्म का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति है उसका ऐसा हिस्सा जो कि संकुचित दायरे से ऊपर होता है, और जो निम्न आत्म होता है या जो लोअर सेल्फ होता है, उसमें व्यक्ति अपने संकुचित या क्षुद्र हितों के हिसाब से काम करता है। और जो व्यक्ति जब सकारात्मक स्वतंत्रता, जो कि एक सेल्फ मास्टरी के पूरे विचार से जुड़ा हुआ है, वो तभी हो सकता है जबकि वो अपने उच्च आत्म के हिसाब से काम करता है। यानी कि व्यक्ति जब वास्तव में कोई काम करने में समर्थ हो और वह काम वो अपने उच्च आत्म के हिसाब से कर रहा हो, तब हम कह सकते हैं कि वह सकारात्मक रूप से स्वतंत्र है। जहाँ नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप का अभाव होती है, वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता वास्तव में कोई काम करने की क्षमता या सेल्फ मास्टरी से जुड़ी हुई होती है। और बर्लिन के हिसाब से यह सेल्फ मास्टरी जो है वो उच्चतर आत्म या हायर सेल्फ के हिसाब से काम करने से संबंधित है। और बर्लिन ऐतिहासिक रूप से इन दोनों प्रकार की स्वतंत्रताओं की पड़ताल करते हैं, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता की और सकारात्मक स्वतंत्रता की। सकारात्मक स्वतंत्रता के कई बेहतरीन या अच्छे उदाहरण भी मिल सकते हैं, लेकिन बर्लिन का जोर मुख्य रूप से इस बात पर है कि जब भी हम किसी बाहरी सत्ता को यह तय करने का अधिकार देंगे कि वह यह बताए कि हमारा उच्चतर आत्म क्या है, तो इस बात की पूरी संभावना होती है कि वह बाहरी सत्ता धीरे धीरे कर कर हमें पूरी तरीके से नियंत्रित करने लगे और हमारी जो स्वतंत्रता होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इसलिए बर्लिन इस बात को रेखांकित करते हैं कि ज़्यादा बेहतर यही है कि स्वतंत्रता को नकारात्मक अर्थ में कायम रखा जाए, अर्थात एक ऐसे अर्थ में जहाँ किसी बाहरी सत्ता का हमारी गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप ना हो। और अगर हम सेल्फ मास्टरी और उच्चतर आत्म और निम्नतर आत्म के विचारों में ज़्यादा गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे और उसके हिसाब से फिर सकारात्मक स्वतंत्रता को लागू करने की कोशिश करेंगे, तो यह खतरा रहेगा कि बाहरी सत्ता असल में हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह से खत्म कर रही है। और जो बर्लिन के बारे में जो बात समझने की ज़रूरत है वह यह है कि बर्लिन जिस समय लेखन कर रहे थे उस समय एक उनके जीवन का जो एक दौर था उसमें उन्होंने नाजी जर्मनी को देखा था। और दूसरे जो बात थी वो ये थी कि जब वो अमेरिका में रह रहे हैं तब भी उस समय भी एक जो यूनाइटेड स्टेट्स जो सोवियत यूनियन है उसका जो कलेक्टिवाइजेशन का जो पूरा प्रयोग था उसकी सच्चाई उभर कर सामने आने लगी थी। अब इन दोनों ही उदाहरणों में और ऐसे कई सारे उदाहरण दुनिया में बिखरे पड़े थे जिनकी शुरुआत इस बात से हुई थी कि पूरे समाज को एक बेहतर समाज बनाना है और उस समाज का एक मॉडल था। अब हिटलर का मॉडल चाहे जैसा था लेकिन वो उनके हिसाब से एक अच्छा समाज था, एक ऐसा समाज जिसमें कि लोग सकारात्मक रूप से स्वतंत्र होंगे। और वह यानी कि बाहरी सत्ता यानी कि जर्मनी के केस में हिटलर लोगों को यह बताने वाले थे कि असल में उनके लिए वास्तव में अच्छी चीज़ क्या है, उनकी सकारात्मक स्वतंत्रता किस में निहित है। यह ठीक वैसे ही है जैसे सोवियत यूनियन में स्टालिन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन लोगों को यह बताने वाली थी कि उनके लिए उच्चतर आत्म क्या है, वह किस तरीके से काम करेंगे तो वो अपने उच्चतर आत्म के हिसाब से काम करेंगे। और इन दोनों ही उदाहरणों में और ऐसे और कई उदाहरणों में यह बात सामने आई कि जब भी किसी बाहरी सत्ता ने लोगों को यह बताया कि उनके लिए उच्चतर आत्म क्या है, उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए जिससे वो सेल्फ मास्टरी हासिल कर सकते हैं, तो असल में लोगों की पूरी स्वतंत्रता यहाँ तक कि उनकी जीवन की स्वतंत्रता भी खत्म हो गई। तो इस लिहाज से ये जो एक अनुभव था इज़ाया बर्लिन का, उस अनुभव ने इस चीज़ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि वो जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वहीं तक अपने उसी को प्राथमिकता देते हैं और जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसके कुछ सार्थक पहलुओं के बावजूद उसे एक खतरनाक रास्ता मानते हुए उसकी सीमितता पर जोर देते हैं। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है स्वतंत्रता से संबंधित इस वाद विवाद में जो नकारात्मक स्वतंत्रता की जो पूरी अवधारणा इज़ाया बर्लिन ने समकालीन समय में रखी है उसकी चार्ल्स टेलर द्वारा की गई आलोचना को समझा जाए। चार्ल्स टेलर ने अपने लेख व्हाट्स रॉन्ग विद नेगेटिव लिबर्टी में
बर्लिन के नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा की आलोचना की है। टेलर ये कहते हैं कि असल में बर्लिन ने जिस तरीके से नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता को परिभाषित किया है, वह मोटे तौर पर हम यह कहा जा सकता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता को आज़ादी के अवसर की अवधारणा और सकारात्मक स्वतंत्रता को आज़ादी के प्रयोग की अवधारणा कहा जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं नकारात्मक रूप से स्वतंत्र हूँ एक व्यक्ति के रूप में, तो मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि मैं कोई काम कर सकता हूँ और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो जब तक कोई हस्तक्षेप नहीं है, उस समय तक मेरे पास ये अवसर की अवधारणा के रूप में है, स्वतंत्रता है नकारात्मक अर्थों में, क्योंकि कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं उस स्वतंत्रता का उपयोग करता हूँ, मैं अपनी सेल्फ मास्टरी दिखाता हूँ कि मैं वह काम कर सकता हूँ, और वह आज़ादी के प्रयोग के रूप में सामने आ जाता है। यानी चार्ल्स टेलर ये रेखांकित करना चाहते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता अपने आप में कोई ऐसी स्वतंत्रता है ही नहीं जिसका उपयोग किया जा सके, क्योंकि हम जैसे ही उसका उपयोग करते हैं, जैसे ही हम उसको प्रयोग में लाते हैं, वह सकारात्मक स्वतंत्रता में बदल जाता है, क्योंकि वह यह दिखाता है कि हम वास्तव में उस स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता सिर्फ एक ऐसी वस्तु के रूप में है जिसे हम यह महसूस कर सकते हैं कि एक दायरा है जिसमें बाहर से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। टेलर यह बोलना चाह रहे हैं कि ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता का विभाजन है, वह अपने आप में कोई बहुत गहरी, कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, बल्कि दोनों आपस में अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। दूसरा, टेलर इस बात पर जोर देते हैं कि हमेशा जो बाहरी हस्तक्षेप होता है, वह व्यक्ति के लिए नुकसानदेह या बाहरी सत्ता के सर्वाधिकारवाद की स्थापना के रूप में नहीं होता है। कई बार यह आत्मज्ञान या अच्छे जीवन की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखा सकता है, या हमें कई विकल्पों के बारे में बता सकता है। एक उदाहरण पर विचार करते हैं टेलर के स्तर को या इस आलोचना को समझने के लिए, कि मान लीजिए कि हिंदुस्तान में किसी गांव में कोई लड़की है जिसके पति का देहांत हो जाता है 25 वर्ष की उम्र में, और वो लड़की जिसके पास अब कोई खास विकल्प नहीं है, उससे कोई व्यक्ति, उसकी कोई दोस्त आती है और उसके कई विकल्पों के बारे में बताती है कि वो क्या क्या कर सकती है। वो उसे बताती है कि वो चाहे तो आगे की पढ़ाई कर सकती है, वो उसे बताती है कि वो चाहे तो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का काम सीख सकती है, वो उसे यह भी बताती है कि अगर वो चाहे तो शहर में जाकर कोई दूसरे अच्छे काम कर सकती है। और इस तरीके से जो उसके सामने स्वतंत्रता के अलग अलग रूप उस व्यक्ति के उसके दोस्त के द्वारा रखे जाते हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हर बार जब उसके दोस्त ने उसको विकल्प बताया, असल में उसके जीवन को या नियंत्रित करने का प्रयास किया, जैसा डर इज़ाया बर्लिन दिखाते हैं। यह जरूर हो सकता है कि एक समय ऐसा आए कि बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप हमारी स्वतंत्रता को नियंत्रित करने लगे। यह भी हो सकता है कि राज्य कई बार इस तरीके से हस्तक्षेप करते हुए हमारी स्वतंत्रता को बिल्कुल सीमित कर दे। लेकिन यह भी पॉसिबल है, यह भी मुमकिन है कि राज्य जब इस तरह की गतिविधि करता है तो असल में वह व्यक्ति को ज़्यादा स्वतंत्र बनाने के काम करता है। मिसाल के तौर पर हम कई तरह की राज्य की गतिविधियों को ले सकते हैं। जैसे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का ही उदाहरण लिया जाए, तो इससे बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है जो राज्य का हस्तक्षेप होता है उसके द्वारा, बजाय इसके ये तर्क देने की कि उनकी नकारात्मक स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। यानी टेलर ये कहना चाह रहे हैं कि ये मुमकिन है, जो उदाहरण दिया वो मेरे उदाहरण थे, पर मुख्य तर्क टेलर का यही है कि यह मुमकिन है कि जो बाहर से हस्तक्षेप होता है वह सर्वाधिकारवाद की स्थापना के लिए ना हो, बल्कि वह व्यक्ति को ज़्यादा बेहतर विकल्प देने के लिए हो। और इस रूप में हमें जो सकारात्मक स्वतंत्रता से जो एक डर बर्लिन दिखा रहे हैं कि बाहरी हस्तक्षेप हमेशा स्वतंत्रता में खतरा पैदा कर सकता है, तो ऐसी स्थिति नहीं होती है। और बाहरी हस्तक्षेप, बाहरी सलाह मशविरा, बाहरी मार्गदर्शन कई बार लोगों के जीवन को बेहतर भी बनाता है। टेलर नकारात्मक स्वतंत्रता की पूरी अवधारणा की आलोचना करते हुए यह भी कहते हैं कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा है उसमें हर प्रकार की स्वतंत्रता को एक तरीके से मान लिया गया है। अर्थात यदि मैं यहाँ से बाहर जाना चाह रहा हूँ और मुझे किसी तरह की रोक टोक नहीं होती है, तो वो स्वतंत्रता और दूसरी स्वतंत्रता की मेरी धर्म मानने की जो स्वतंत्रता होती है, वो स्वतंत्रता दोनों ही
इस नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा में एक बराबर है। लेकिन टेलर बोलते हैं कि दरअसल ऐसा नहीं है। स्थिति ये है, हकीकत ये है कि कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं होती हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, और कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं होती हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं पर इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं कि वो हमारे अस्तित्व का सवाल बन जाए। मिसाल के तौर पर, अगर मुझसे ये कहा जाए कि तुम अगर कोई धर्म मानते हो, अगर तुम किसी धर्म का पालन करते हो, चाहे हिंदू धर्म हो और चाहे मुस्लिम धर्म हो, तुम उसका पालन नहीं कर सकते, तुम्हें इसकी आज़ादी या इसकी स्वतंत्रता नहीं है, तो वो मेरे जीवन में बहुत गहरा आघात होगा अगर मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ तो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे ये कहे कि आज के दिन तुम फिल्म देखने नहीं जा सकते हो, सिनेमा हॉल तक नहीं जा सकते हो, तुम्हारी इस नकारात्मक स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही है, तो ये चीज़ मेरे लिए उतनी ज़्यादा दुखदाई नहीं होगी। ये भी दुखदाई होगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो हमारी ज़िंदगी पर ज़्यादा गहरा प्रभाव डालती हैं, जिनका होना हमारी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जिन पे अगर थोड़ी बहुत पाबंदी भी लगाई जाए तो हमारी ज़िंदगी पे उतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस तरह का जो एक अंतर है वह नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा में सामने नहीं आता है। टेलर इस चीज़ को इंगित करते हैं। दूसरी बात यह है कि सकारात्मक स्वतंत्रता में कई बार जब हस्तक्षेप होता है तो वो हस्तक्षेप एक तरीके से हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर, अगर हम सिर्फ नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें और हम यह कल्पना करें कि हम अफ़गानिस्तान के जंगलों में जा रहे हैं, सड़क है जहाँ पर कोई रेड लाइट नहीं है, और इस हिसाब से हम कहेंगे कि हम ज़्यादा स्वतंत्र हैं। और ये बात अगर हम दिल्ली की सड़कों पर लागू करना चाहें या किसी व्यस्त सड़क पर लागू करना चाहें, मुख्य उदाहरण ये है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास उतनी नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि बार बार उसमें हस्तक्षेप होता है। किसी बाहरी सत्ता, जो कि रेड लाइट है, यहाँ पर राज्य का प्रतिनिधि हो सकता है, हमें रोकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता में ज़्यादा दखलंदाजी होती है। लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह की दखलंदाजी जो है वह व्यक्ति के जीवन को ज़्यादा बेहतर बनाने का काम करती है। तो कई बार ऐसी जगहों पर जहाँ पर धार्मिक शासन है लेकिन सड़कों पर रेड लाइट नहीं है, हम नकारात्मक रूप से ज़्यादा आज़ाद हैं, पर हमें धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, यानी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है। और दूसरे स्थानों पर जहाँ पर हम देखते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता में बार बार दखलंदाजी हो रही है, वहाँ हम यह कह सकते हैं कि असल में इस तरह की दखलंदाजी जो है वो व्यक्ति की संपूर्ण अस्तित्व को या उसकी स्वतंत्रता को ज़्यादा व्यापक बनाने के लिए है। मिसाल के तौर पर हम रेड लाइट के उदाहरण पर वापस जाते हैं। अगर रेड लाइट के द्वारा नकारात्मक स्वतंत्रता में बार बार हस्तक्षेप ना हो तो दो चीज़ें मुमकिन हैं। एक तो ये हो सकता है कि तुरंत ही कोई सड़क दुर्घटना हो और हम हॉस्पिटल चले जाएं या हमारी मृत्यु हो जाए, और दूसरी संभावना ये है कि हम जहां जाने के लिए निकले हैं वहां अगर हमें 30 मिनट में पहुंचना था तो हम 2 घंटे में पहुंच पाएंगे। तो इन दोनों ही लिहाज से नकारात्मक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप जो होता है वो हमारी स्वतंत्रता में बाधा होता है, लेकिन वो हमारी व्यापक स्वतंत्रता को बढ़ाता है। टेलर इस ओर संकेत करते हैं। तो टेलर का यह मानना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की जो अवधारणा है असल में वह एक तरीके से संदेह के माहौल में भी प्रस्तुत होती है और उसमें सकारात्मक स्वतंत्रता को बहुत ही संदिग्ध माना गया है। टेलर का बुनियादी जोर इस बात पे है कि असल में स्वतंत्रता को नकारात्मक और सकारात्मक में बांट कर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही नकारात्मक स्वतंत्रता का अपने आप में कोई खास अर्थ नहीं रह जाता है और दोनों ही काफ़ी अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक अन्य थिंकर है जेरोल्ड मैकक्लेम। उन्होंने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता से आगे बढ़ते हुए स्वतंत्रता के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। वे स्वतंत्रता को एक त्रयी संबंध के रूप में देखते हैं, यानी कि 3 हिस्सों के बीच में एक संबंध है। एक्स वाई से जेड को करने या जेड जैसा बनने या जेड को नहीं करने या जेड जैसा नहीं बनने के लिए आज़ाद है। यहाँ एक्स एक कर्ता है, एक व्यक्ति है, वाई परिस्थितियाँ हैं और जेड वांछित स्थिति या लक्ष्य है।
और मैकलम का ये कहना है कि हम हर स्थिति में स्वतंत्रता को इसी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि एक्स यानी कि एक व्यक्ति के रूप में मैं वाई यानी कि परिस्थितियों से जेड को यानी कि किसी काम को करने के लिए स्वतंत्र हूँ या नहीं हूँ। और अगर मैं स्वतंत्र हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास स्वतंत्रता है, और अगर मैं परिस्थितियों के हिसाब से वैसा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है। तो मैकलम यह दावा करते हैं कि इस संदर्भ में हमें बहुत गहराई से नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता से आगे जाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम इसको बहुत ही गहनता से स्वीकार करें। और समकालीन समय में नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के अलावा स्वतंत्रता से संबंधित वाद विवाद जो पहले चले आ रहे थे वह नए रूप में सामने आए हैं, और उनकी कुछ मुख्य पहलुओं की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। स्वतंत्रतावाद का विचार जो कि रॉबर्ट नॉजिक और अन्य कई लेखकों के विचार में सामने आया, उसमें यह कहा गया कि असल में न्यूनतम राज्य होना चाहिए, और राज्य अगर न्यूनतम कार्य के अलावे व्यक्ति के ऊपर टैक्सेशन करता है, टैक्स लगाता है, तो वह व्यक्ति के सेल्फ ऑनरशिप या आत्मस्वामित्व के विचारों का उल्लंघन करता है। एक अर्थ में हम ये पुराने क्लासिकल उदारवाद के विचारों के नए संदर्भ में उभर कर आने को देख सकते हैं, जिसमें कि न्यूनतम राज्य की बात कही गई थी और व्यक्ति के तार्किक कर्ता होने पर जोर दिया गया था। तो एक बार फिर से एक नए रूप में यह विचार सामने आता है, और उस रूप में यह एक सीमित राज्य की बात करता है और व्यक्ति के असीम स्वतंत्रता की तरफदारी करता है। दूसरे अर्थों में समतावाद के भीतर स्वतंत्रता का विचार आया है। अगर हम जॉन रॉल्स के लेखन को देखें तो जॉन रॉल्स ने न्याय के दो सिद्धांत प्रस्तुत किए। सिद्धांत एक है, सिद्धांत दो का दो भाग है, दो क और दो ख। इसके बारे में जो न्याय से संबंधित हमारा लेक्चर है उसमें हमने विस्तार से बातचीत की है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि 1971 में लिखे अपनी इस पुस्तक में जॉन रॉल्स ने इस बात को पर जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को उन अधिकतम बुनियादी स्वतंत्रताओं का अधिकार होना चाहिए, और उस सीमा तक होना चाहिए जिस सीमा तक ये स्वतंत्रताएं दूसरे लोगों की स्वतंत्रताओं के साथ निभ सकें। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि रॉल्स से कहते हैं कि अगर उनके सिद्धांत के विभिन्न प्रावधानों में आपस में टकराव होता है तो सबसे अंत में ये जो अधिकतम स्वतंत्रता का सिद्धांत है उसे बचा रहना चाहिए, यानी कि वो इसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन समतावाद में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा सर्वोच्चता देने और टकराव होने की स्थिति में स्वतंत्रता को ही कायम रखने के बावजूद यह प्रयास किया गया है कि कुछ हद तक, कुछ सीमा तक लोगों में संसाधनों का पुनर्आवंटन भी हो। जो अमीर लोग हैं उनसे कुछ संसाधन लेकर गरीबों को दिया जाए ताकि वो वास्तविक अर्थों में अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएं। उसी तरीके से कैपेबिलिटी अप्रोच, जिसके बारे में न्याय और समानता पर बात करते हुए भी हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चर्चा की है, मोटे तौर पर इस बात पर जोर देती है कि लोगों को इस तरीके से उनका विकास किया जाना चाहिए, उनके भीतर ऐसी सक्षमता लाई जानी चाहिए जिससे वो वास्तविक अर्थों में आज़ादी का उपभोग कर सकें। अगर सिर्फ कुछ चीज़ें देकर या औपचारिक रूप से स्वतंत्रता देकर उन्हें छोड़ दिया जाता है तो इसका कोई खास अर्थ नहीं होगा। ज़रूरत इस बात की है, कैपेबिलिटी अप्रोच में इस बात पर जोर दिया जाता है कि लोगों को वास्तविक रूप से समर्थ बनाया जाए, कैपेबल बनाया जाए, तभी वह आज़ादी का उपभोग करने में समर्थ हो पाएंगे। और इसी अर्थ में असल में वो आज़ादी पर जोर देते हैं। अगर हम बहुसंस्कृतिवाद के रूप में सामने आए विचारों पर ध्यान देंगे तो उसमें भी एक अलग तरीके से एक बड़े उदारवादी समाज के भीतर समूह के अधिकारों पर जोर दिया गया है कि कैसे इन समूहों को उदारवादी समाजों के भीतर स्थान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही ये हमेशा ही वाद विवाद का विषय है कि समूह के भीतर व्यक्ति की आज़ादी का क्या होगा। यानी कि अगर कोई समूह कहता है कि व्यक्ति को एक खास तरीके से जीवन जीना है और व्यक्ति उससे अलग जीवन जीना चाह रहा है तो उस संघर्ष की स्थिति में क्या होगा। विल किमलिका जैसे बहुसंस्कृतिवादी यह कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। इसके अलावा नारीवादियों ने स्त्रियों की स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। जो सबसे खास बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है वह यह है कि स्वतंत्रता, व्यक्ति के पास कुछ बुनियादी स्वतंत्रता होनी चाहिए, इस बात को
पूरी तरीके से एक मानकीय मूल्य के रूप में तकरीबन सभी विचारधाराओं के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, सिवाय इसके कि जो कुछ चरमपंथी किस्म के विचार हों या फिर जहां तानाशाही राज्य हो उनको छोड़ दिया जाए। तो मार्क्सवाद के भीतर भी एक बड़े धड़े द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है कि व्यक्ति की कुछ बुनियादी स्वतंत्रताएं होती हैं और हर स्थिति में इन बुनियादी स्वतंत्रताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। तो अलग अलग तरीके से हम यह देखते हैं कि स्वतंत्रता के विषय पर एक तरह की आम सहमति बन रही है, लेकिन यह उतने ही ज़्यादा एक कॉन्टेस्टेड विषय या विवादित विषय के रूप में सामने है, जहाँ पर रोज़ नए नए तरह के प्रश्न सामने आते हैं, जिससे आप सभी भी रूबरू होते होंगे। क्या किसी फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? क्या किसी बुक को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? क्या और ये हर महीने, हर 2-3 महीने के बाद ये सवाल सामने आते रहता है कि किस तरीके से अलग अलग तरह से जो स्वतंत्रता के विषय हैं उनको सामने रखा जाए, और सेंसर की कोई ज़रूरत है या नहीं है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इस बात को शामिल किया जाना चाहिए कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ भी बोला जाए। ये ऐसी विवादास्पद मुद्दे हैं जो स्वतंत्रता से जुड़ी अवधारणाओं के साथ लगातार और अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जो हर रोज़ हमारे सामने आते हैं और जिन पर नए सिरे से, नए तरीके से, नई परिस्थितियों के अनुसार, नए सोच के अनुसार सैद्धांतिकरण करने की आवश्यकता है। और जब हम इन सभी पहलुओं को स्वतंत्रता से जुड़े सैद्धांतिकरण में शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक स्वतंत्रता की ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा समावेशी अवधारणा तैयार करने में समर्थ हो पाएंगे। आज की इस चर्चा के पर मैं यही विराम लेता हूँ। अगले परिचर्चा में हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। नमस्कार।